0। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम स्टैनली फिश के द्वारा लिखे गया इज़ देयर अ टेक्स्ट इन दिस क्लास की फुल समरी को इंग्लिश एंड हिंदी में समझेंगे। पहले मैं टेक्स्ट को इंग्लिश में पढ़ूंगी, उसके बाद उसका फुल एक्सप्लेनेशन दूंगी हिंदी में। तो इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिए। ये एमए इंग्लिश का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड आई एम श्योर ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहेगी आपके लिए। Let's begin. Stanley Fish's Is There a Text in This Class is a classic account on the nature of linguistic utterance and the scope of possible interpretation. Fish builds his article on an anecdote in which a student approaches a professor on the first day of the semester asking, "Is there a text in this class?" The professor thinks she is asking about reading materials, but soon learns that the student is actually asking about the statues of the text in this class. In her words, in this class, do we believe in poems and things? Or is it just us? The professor learns that the student previously took a class with fish, turning her to one of his victims. In suggesting that the interpretation of a text is open and indeterminate, Fish turns this dialogue on itself in order to talk about the possibility of a definite interpretation and the relativistic dangers of reader-based subjectivity. स्टैनली फिश के द्वारा लिखा गया इज़ देयर अ टेक्स्ट इन दिस क्लास एक क्लासिक अकाउंट यानी डॉक्यूमेंट है कि किस तरह का नेचर है लिंग्विस्टिक अटरेंस का। लिंग्विस्टिक अटरेंस यानी कैसे वर्ड्स को बोला यानी अटर किया जाता है। तो क्या नेचर है वर्ड्स को बोलने का और कितना हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, यानी कि हम कितना एक्सप्लेन कर पाते हैं अटर किए हुए वर्ड्स की मीनिंग को। स्टैनली फिश का ये डॉक्यूमेंट या आर्टिकल एक एनेक्डोट के ऊपर बेस्ड है, जहाँ पर एक स्टूडेंट आता है प्रोफेसर के पास फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट डे और सवाल करता है, इज़ देयर अ टेक्स्ट इन दिस क्लास? प्रोफेसर ये सोचते हैं कि स्टूडेंट शायद रीडिंग मटेरियल के बारे में पूछ रही है, बट सून उसे रियलाइज़ होता है कि वो स्टैच्यूज़ जो टेक्स्ट के हैं क्लास में उनके बारे में अपने ओन वर्ड्स में पूछती है कि इस क्लास में क्या हम बिलीव करते हैं पोएम्स और चीज़ों में, या फिर सिर्फ हम हैं यहाँ पर। प्रोफेसर जल्द ही जान लेते हैं कि ये स्टूडेंट ने इससे पहले भी स्टैनली फिश की क्लास ली थी और उसे एक विक्टिम बताते हुए कहा कि जो इंटरप्रिटेशन यानी एक्सप्लेनेशन होती है टेक्स्ट की ओपन होती है और फिक्स्ड होती है, इनडिटर्मिनेट होती है। स्टैनली फिश इस डायलॉग को उस पर ही पलटा देते हैं ताकि वो बात कर सके एक लिमिटेड एक्सप्लेनेशन की और कैसे ये रिलेटेड है रीडर्स से जो टेक्स्ट को पढ़ते तो हैं लेकिन एक सब्जेक्टिव सोच के साथ, यानी रीडर की फीलिंग, उसके टेस्ट, उसके ओपिनियंस के हिसाब से। Although he does not quote him, Fish corresponds to Roland Barthes, The Death of the Author, where he argued that the reader, not the writer, as the authority over the interpretation of the text. Two more influences on Fish's Is There a Text in This Class is reader response criticism and the deconstructionist philosophy of Jacques Derrida. Fish addresses the criticism levied against the idea of the reader being the locus of interpretation and not the text itself. Fish wonders if not having one fixed literal meaning of a text actually means that there are meanings as there are readers. He comes back to the "Is there a text in this class?" anecdote to show how one utterance can be interpreted in two different ways depending on different assumptions. Both these meanings are not indeterminate or non-normative. They are just determined in different manners and under different norms depending on how the interpreter understands the situation.
स्टैनली फिश अग्री करते हैं रोलैंड बार्थेस के साथ, जिन्होंने डेथ ऑफ ऑथर लिखी थी, जहां रोलैंड ये आर्ग्यू करते हैं कि रीडर के पास अथॉरिटी है, ना कि राइटर के पास, कि वो इंटरप्रेट कर सके या एक्सप्लेन कर सके टेक्स्ट को। दो और इन्फ्लुएंसेस ये है इज़ देयर इन अ टेक्स्ट इन दिस क्लास पर, जो कि रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म है, और दूसरा है डीकंस्ट्रक्शनिस्ट फिलॉसफी ऑफ जैक्विस डेरिडा। फिश जो है वो स्पीच देते हैं क्रिटिसिज्म जो इम्पोज किया गया है इस आइडिया के ऊपर कि रीडर सेंटर है इंटरप्रिटेशन का, एक्सप्लेनेशन का, और नहीं है खुद में एक टेक्स्ट। स्टैनली फिश ये वंडर करते हैं कि अगर एक टेक्स्ट की एक लिटरल मीनिंग नहीं है, इसका मतलब तो ये हुआ कि एक टेक्स्ट के कई सारे मीनिंग्स हो सकते हैं, क्योंकि रीडर्स तो बहुत सारे हैं और सबकी अपनी अपनी इंटरप्रिटेशंस होती हैं। वो अपनी एनेक्डोट इज़ देयर अ टेक्स्ट इन दिस क्लास में ये बताते हैं कि कैसे एक मुंह से निकले हुए वर्ड की एक्सप्लेनेशन दी जा सकती है दो अलग तरीक़ों में, और ये प्योरली डिपेंड करता है रीडर्स के अजम्पशंस के ऊपर कि उन्हें ये पढ़कर क्या लगता है। अब दोनों जो मीनिंग्स हैं वो इनडिटर्मिनेट हैं, यानी फिक्स नहीं हैं, और नॉन नॉर्मेटिव हैं, मीन्स ये नॉर्म्स या स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करते। बस इन मीनिंग्स को अलग अलग मैनर्स और स्टैंडर्ड्स के साथ देखा जा सकता है। जैसे रीडर को समझ में आती है सिचुएशन, वो उसी तरह उसकी एक्सप्लेनेशन या इंटरप्रिटेशन देता है। फिश आर्ग्यूज दैट the two possible meanings of the utterance "Is there a text in this class?" are already conditioned by the situation in which it was uttered the first day of class. This prior knowledge is not in fact prior nor later, since it is activated at one and the same time with the reception of the utterance and its interpretation. Fish holds the meaning is always constrained not after it was heard, but in the ways in which it could, in the first place, be heard. This assertion by Fish echoes with Wittgenstein's famous "the meaning of a word is its use in the language" in philosophical investigations. Stanley Fish "Is there a text in this class?" में ये भी आर्ग्यू करते हैं कि दो पॉसिबल मीनिंग्स टेक्स्ट को बोले जाते वक्त ऑलरेडी शर्तों पे टिकी होती हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि वो किस सिचुएशन में बोले गए हैं फर्स्ट डे ऑफ क्लास। अब ये नॉलेज जो है कि अटरेंस शर्तों पे टिकी है, ये इम्पॉर्टेंट पहले ना था और ना ही बाद में, क्योंकि वर्ड को जब बोला जाता है तभी उसकी मीनिंग भी तभी इंटरप्रेट की जाती है। फिश कहते हैं कि मीनिंग को हमेशा कंट्रोल किया जाता है, मीनिंग को सुने जाने के बाद नहीं, बल्कि डिफरेंट वेज में सुने जाते वक्त। स्टैनली फिश के दिए हुए इस स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट को बहुत ज़्यादा सिमिलर माना गया है विटजेंस्टीन के फेमस सेइंग से, जिसमें वो कहते हैं कि जो मतलब होता है वर्ड्स का वो बनता है इससे कि उस वर्ड को लैंग्वेज में कैसे यूज़ किया जाता है। Fish is arguing that what grants us protection against the indeterminacy of signifiers is that they emerge only in situations, and within those situations the normative meaning of an utterance will always be obvious or at least accessible. This means that meaning, although determined, is always relative to the situation in which the utterance appears. What enables us to rank interpretations is that norms will always favor one over the other. Understanding "Is there a text in this class?" as referring to the syllabus of the course will usually come before and be accessible to most people, compared with understanding it as an inquiry about the theoretical view of the course with a contemporary literary debate. This will be accessible to fewer people who also understand the more laying meaning of "Is there a text in this class?" स्टैनली फिश ये भी आर्ग्यू करते हैं कि जो हमें प्रोटेक्शन मिल रही है
उन सिग्निफायर्स यानी सिंबल्स के खिलाफ जिसे हम मेजर नहीं कर सकते और जो तभी आती हैं जब सिचुएशंस होती हैं, और ऐसी सिचुएशंस में जो भी टेक्स्ट अटर या बोला जाता है उसकी मीनिंग का अंदाज़ा लगाना काफ़ी आसान होता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि मीनिंग ऑफ टेक्स्ट जो है वो अगर मिल भी जाए, डिटरमाइन कर भी ली जाए, तब भी वो हमेशा उस सिचुएशन से रिलेटेड होती हैं जिसमें वो टेक्स्ट को बोला गया था। जो हमारी मदद करता है एक्सप्लेनेशंस को रैंक करने में वो है स्टैंडर्ड्स, कि हर इंटरप्रिटेशन में होता है अलग। स्टैनली फिश के इस एनेक्डोट इज़ देयर अ टेक्स्ट इन दिस क्लास को अगर एक कोर्स, एक सिलेबस की तरह देखा जाए तो बहुत सारे लोग कंपेयर और अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि एक इंक्वायरी है, सिर्फ थ्योरी ऑफ कोर्स है जिसका प्रेजेंट के लिटरेचर के ऊपर डिबेट है। फिश डिबेट्स विद E.D. Hirsch, holding that words do not have meaning which is independent of context since they already embedded in context. Fish thinks that what promises us the ability to have common meaning is that there is always a contextual setting and the sign of its presence is precisely the absence of any reference to it. Even if we hear a sentence without any context, we will fall back to context in which we are accustomed to hear such utterances. Fish claims that there is no two-stage succession of understanding since an utterance is already determined by its context. स्टैनली फिश डिबेट करते हैं E.D. हर्श के साथ कि वर्ड्स की खुद की इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं होती, वो इंडिपेंडेंट नहीं होते कॉन्टेक्स्ट से या सिचुएशन से, क्योंकि वर्ड्स को अपनी मीनिंग सिचुएशन से ही तो मिलती है। फिश ये सोचते हैं कि जो रियल में हमें प्रॉमिस करता है एबिलिटी कि हम एक कॉमन मीनिंग सोच सकें, वो ये है कि सिचुएशनल सेटिंग और उसकी साइन कि वो सिचुएशन से बनी सेटिंग है और उससे जुड़ा कोई और रेफरेंस नहीं है। फिश कहते हैं कि अगर हम एक ऐसा सेंटेंस सुन भी लें बिना किसी कॉन्टेक्स्ट यानी सिचुएशन के, तब भी हम उन पुरानी सिचुएशंस के बारे में सोचने लगते हैं जहाँ पर अक्सर ये सेंटेंस बोला जाता था। फिश कहते हैं कि दो रास्ते नहीं हैं टेक्स्ट को समझने के, क्योंकि टेक्स्ट को ऑलरेडी उसकी सिचुएशन या कॉन्टेक्स्ट से ही समझा जा चुका है। This does not mean we can't misunderstand language, but that misunderstanding is not of semantics and syntax, but of context. In the example of is there a text in this class, the professor, according to Fish, misread the text and was therefore forced to make another predetermination of the situation. In order to understand the student, the professor had to alter the meaning of her intentions in approaching him, not the meaning of her words, which are perfectly clear and intelligible in both cases, just in different ways. People unfamiliar with the literary debate on the determinacy of meaning will have a hard time reaching the proper understanding, while people familiar with Fish's position in the debate will immediately recognize the proper meaning, especially when they hear the story coming from Fish himself. The professor in Is There a Text in This Class managed to adjust his interpretation by noting to himself, there's one of Fish's victim. अब इसका मतलब ये तो नहीं कि हमें लैंग्वेज को लेकर गलत फहमियाँ नहीं हो सकती, बल्कि वो जो गलत फहमी है लैंग्वेज को लेकर वो सिमेंटिक्स या सिंटैक्स नहीं है, इंस्टेड वो कॉन्टेक्स्ट है जहाँ टेक्स्ट की मीनिंग को समझा गया था। अब जो एग्जाम्पल इज़ देयर अ टेक्स्ट इन दिस क्लास में दिया गया है, जहाँ प्रोफेसर ने गलती से टेक्स्ट को शुरुआत में गलत पढ़ लिया था, जिसकी वजह से उन्हें फोर्सफुली एक और अजम्पशन लगाना पड़ा सिचुएशन का, अकॉर्डिंग टू स्टैनली फिश। प्रोफेसर को स्टूडेंट के इरादों को समझने के लिए मीनिंग को कम्प्लीटली डिफरेंट सिचुएशन देनी पड़ी कि क्यों स्टूडेंट ने प्रोफेसर को अप्रोच किया उस स्टूडेंट के वर्ड्स को बिना चेंज किए हुए, क्योंकि वो बहुत ही सही थे।
बस एनालाइज किया एक अलग सिचुएशन के रूप में। अब जो लोग नहीं फेमिलियर हैं या जो नहीं जानते इस लिटरेरी डिबेट के बारे में जो फिक्स्ड या लिमिटेड मीनिंग के ऊपर है, उन्हें बहुत मुश्किल होगी अच्छी तरह से समझने में। और जो लोग फेमिलियर हैं, जो जानते हैं स्टैनली फिश की जगह क्या है इस डिबेट में, वो झट से जान लेंगे प्रॉपर मीनिंग, खासकर तब जब उन्होंने खुद स्टैनली फिश से इस स्टोरी को सुना होगा। अब जो प्रोफेसर है इज देयर अ टेक्स्ट इन दिस क्लास स्टोरी में, उसने एडजस्ट कर लिया अपनी एक्सप्लेनेशन को, क्योंकि उसने ये नोट कर लिया था खुद के लिए कि ये ज़रूर स्टैनली फिश का एक विक्टिम है। For fish, it is not about matching situation and meaning of words, since to be in a situation is to see the words as already meaningful. But this raises the question of what directs our understanding of a situation and language within it. What the "is there a text in this class" example shows is that understanding requires situational competence, like the one the professor had when he reread the student as one of Fish's victims. Fish also adds that the ability to practice this lingual competence is always limited to the situation, which means it's never an endless choice but a very narrow one, and this is why too professor was right on his second attempt. What sets apart understanding from misunderstanding a phrase is to have an ability to process it and having to acquire one. Words themselves do not determine the meaning, but rather the context, the discourse in which they take part. स्टैनली फिश के लिए ये मैचिंग नहीं है सिचुएशन और मीनिंग ऑफ वर्ड्स, क्योंकि सिचुएशन में होने का मतलब है वर्ड्स को देखना ऑलरेडी उनकी मीनिंग के साथ। मगर ये तो एक क्वेश्चन को रेस करता है कि हम कैसे ख़ुद को डायरेक्ट कर पाते हैं सिचुएशन को और उसकी लैंग्वेज को समझने के लिए। अब इज़ देयर इन अ टेक्स्ट इन दिस क्लास में जो एग्जाम्पल बताया गया है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए सिचुएशनल कॉम्पिटेंस का होना ज़रूरी है। ज़रूरी है कि हम compete करें सिचुएशंस के साथ, जैसा प्रोफेसर ने किया। जब प्रोफेसर ने स्टूडेंट को दोबारा पढ़ा तो जाना कि ये तो फिश का विक्टिम है। स्टैनली फिश ये भी आर्ग्यू करते हैं कि ये जो बोलने का कॉम्पिटेंस है, लिंगुअल कॉम्पिटेंस, इसको प्रैक्टिस करने की एबिलिटी हमेशा लिमिटेड होती है सिचुएशन तक, यानी हम उतना ही बोल पाते हैं जो हमें सिचुएशन में दिखता है, विच मीन्स कि ये बहुत ही नैरो चॉइस है, ना कि कभी ना ख़त्म होने वाली चॉइस। और इसीलिए प्रोफेसर सही थे अपने सेकेंड अटेम्प्ट में। वर्ड्स जो हैं वो खुद डिसाइड नहीं कर पाते हैं अपनी मीनिंग, बल्कि मीनिंग डिसाइड होती है कॉन्टेक्स्ट से, डिस्कोर्स या कम्युनिकेशन से, जहाँ उन टेक्स्ट या उन वर्ड्स को यूज़ किया जाता है या कहा जाता है। फिश होल्ड्स दैट the change from one structure of understanding to another is not a rupture but a modification of the interest and concerns that are already in place, and since they are already in place, they constrain the direction of their own modification. Fish links this to the question of authority over interpretation, which saves us from relativistic subjectivity. He argues that while "is there in a text in this class" never has a fixed meaning, it is still perfectly clear within the situation in which it is uttered. In what may very well be the main point of the article, Fish writes that communication occurs within situations and that to be in a situation is always to be in possession of or to be possessed by a structure of assumptions or practices understood to be relevant in relation to purposes and goals that any utterance is immediately heard. Norms regulate our understanding of language and this makes it social and changeable. स्टैनली फिश कहते हैं कि जब एक समझने के तरीके को दूसरे तरीके के साथ चेंज किया जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम पहले वाले तरीके को बिगाड़ रहे हैं, बल्कि
हम मॉडिफाई कर रहे हैं, हल्का बदलाव ला रहे हैं इंटरेस्ट और सोच में जो ऑलरेडी है उसमें, और ये कंट्रोल करती है कि किस दिशा में लिमिटेड चेंजेस करना है। स्टैनली फिश कहते हैं कि वो लिंक कर पाते हैं एक सवाल से जो है अथॉरिटी का एक्सप्लेनेशन के ऊपर, जो हमें एक सब्जेक्टिव या लिमिटेड सोच रखने से बचाती है। फिश आर्ग्यू करते हैं कि इज़ देयर इन अ टेक्स्ट इन दिस क्लास कि कभी भी एक फिक्स्ड मीनिंग नहीं थी, लेकिन वो मीनिंग परफेक्टली डिटरमाइंड हो चुकी है उस सिचुएशन में बोले जाने की वजह से, और यही मेन पॉइंट है स्टैनली फिश का। स्टैनली फिश कहते हैं कम्युनिकेशन हमेशा सिचुएशंस में ही अकर होती है, और एक सिचुएशन में होने का मतलब है कंट्रोल में रहना। कुछ स्ट्रक्चर्स, कुछ अजम्पशंस, प्रैक्टिसेस, गोल्स एंड पर्पस जो कि वर्ड के बोलने के फ़ौरन बाद क्लोजली रिलेटेड पाए जाते हैं। स्टैंडर्ड्स या नॉर्म्स करती हैं कंट्रोल हमारी अंडरस्टैंडिंग को, लैंग्वेज को लेकर, जिसकी वजह से हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज सोसाइटी से रिलेट कर पाती है, जिसे चेंज भी किया जा सकता है। But there could also be relativism of situations, not just words, which makes the plurality of subjective readings possible. Fish holds that such criticism is besides the point, since although relative, every individual is in possession of a certain paradigm which directs his understanding. Fish says that while relativism is a position one can entertain, it is not a position one can occupy. While subjective, we are always subjectively subjected to our own perceived authority over the situation. Fish does not fear solipsism, since such perception always comes from the outside. Language speaks us and not the other way around. Language is shared and so are the means to understand it. Fish's final point in Is There a Text in This Class? The article, not the book, is that we all function as a part of institutional communities which push back the fear of relativism and solipsism. But एक थ्योरी भी हो सकती है कि हमारे माइंड कितना जानता है सिचुएशंस के बारे में, ना सिर्फ वर्ड्स जो कि बहुत सारे लोगों के फीलिंग्स, टेस्ट और ओपिनियन से इन्फ्लुएंस्ड रीडिंग्स को मुमकिन बनाता है। फिश आर्ग्यू करते हैं कि ऐसा क्रिटिसिज्म इररिलेवेंट है, क्योंकि हर इंडिविजुअल कंट्रोल में है एक सर्टेन पैटर्न में जो उसकी समझ को डायरेक्शन देता है। फिश कहते हैं कि लोग वही बोल पाते हैं जितना वो अपने माइंड में जानते हैं। ये लोग प्रोवाइड कर सकते हैं लेकिन इसे ओन नहीं कर सकते, और हम सब एक सब्जेक्टिव सोच रखते हैं, अपना अपना परसेप्शन होता है किसी भी सिचुएशन को लेकर। स्टैनली फिश सॉलिप्सिज्म यानी इस बात से नहीं डरते कि इंसान के पास दिमाग है जो एग्जिस्ट करता है, कि उसके पास क्वालिटी है सेल्फ सेंटर्ड होने की। फिश कहते हैं कि ऐसा सोचने का तरीका तो बाहर से आता है। फिश कहते हैं कि हम लैंग्वेज को नहीं बोलते, बल्कि लैंग्वेज हमारे लिए बोलती है। लैंग्वेज को बांटा जाता है और उसे समझने के रास्तों को भी। स्टैनली फिश का फाइनल पॉइंट ये है कि इज़ देयर इन अ टेक्स्ट इन दिस क्लास, हम सब के अंदर चलता काम करता है, और एक हिस्सा है इंस्टीट्यूट्स का जो कम्युनिटीज़ का हिस्सा हैं, और जो इस डर को हटा देते हैं कि नॉलेज सिर्फ माइंड जितना जानती है वहीं तक ही लिमिटेड है, यानी कि रिलेटिविज्म, और ये कि इंसान के पास एक दिमाग है और वो सेल्फ सेंटर्ड भी हो सकता है, सॉलिप्सिज्म। तो ये दोनों डरों को हटा देता है इंस्टीट्यूशनल कम्युनिटीज़ जो हम सब के अंदर फंक्शन करते हैं।